तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। मैं हूं आपका एजुकेटर संकल्प तिवारी। और जैसे कि कुछ समय से हम लोग टॉपर स्टॉक जो है, जिसमें कि कई ऐसे एई जेई को हम लोग बुला रहे हैं जिन्होंने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते आए हैं। मैंने जो जेई की टॉपर हैं उनसे हम लोग बात किए थे, उसके बाद जो एई जिन्होंने क्रैक किया था, जिनकी 7th रैंक थी, उनसे बात किए थे। फिर हमने एक ऐसे टॉपर्स को आज हम लोग इस इंटरव्यू में लेके आए हैं जिन्होंने, आपको मैं इनका क्या इंट्रोडक्शन दूं, इन्होंने ऐसी कोई भी एग्जाम नहीं होगी जो क्रैक नहीं की होगी। छत्तीसगढ़ की चाहे आप जेई ले लो, छत्तीसगढ़ की चाहे ए ले लो, या आप एसएससी जेई ले लो, जो भी एग्जाम की तैयारी आप अभी कर रहे हो, ये सब एग्जाम को इन्होंने क्रैक किया है। मतलब आप बोल सकते हो कि छत्तीसगढ़ के ये एक ऐसे एस्पिरेंट्स रहे हैं जिन्होंने जितने भी छत्तीसगढ़ की एग्जाम्स होती हैं सब में सिर्फ क्रैक ही नहीं किया है, अच्छी रैंक, मतलब टॉप 10 में। और स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज की अगर हम लोग बात करें 2017 की, उनमें इनकी रैंक 1 थी। तो आप सोचो, रैंक 1 थी उसमें, जिसमें उनको अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन मिला था। उसके साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी जेई जो कि 2019 में हुआ था, उनमें इनकी रैंक 2019 में जो पेपर हुआ था उनमें इनकी रैंक जो थी वो 5th थी। और साथ में जो सीएसई बीई जो पेपर हुआ था 2018 में आपका, उनमें इनकी रैंक 4th थी। और एसएससी जेई को सिर्फ एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार इन्होंने क्रैक किया है। तो इनका इंट्रोडक्शन जितने भी इनकी मैं अभी तारीफ करूंगा उतनी कम है, इनके लिए शब्द ही कम पड़ जाएंगे मेरे पास। तो हम बात कर रहे हैं शोभी शर्मा सर की। तो हेलो सर, गुड इवनिंग। हेलो भाई। बहुत समय से आपसे, मतलब स्टूडेंट्स बहुत वेट कर रहे थे आपका कि शोभी सर आएँ और अपना एक्सपीरियंस बताएं। तो आज बहुत अच्छा मौका मिला है इस प्लेटफॉर्म में, गेट एकेडमी के प्लेटफॉर्म में, कि आपसे इंटरेक्शन हो रहा है। और जितने भी हमारे जो फ्रेशर्स स्टूडेंट्स हैं या जो जेईई के एस्पिरेंट्स हैं छत्तीसगढ़ में, उन सबको मतलब बहुत डाउट्स थे, खासकर कि अभी आप देखेंगे कि थोड़ा लंबा कोरोना आ गया, फिर एग्ज़ाम्स नहीं हो पा रही थी। तो अभी छत्तीसगढ़ में जेई वगैरह की वैकेंसी आना स्टार्ट हुई है, फिर स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज की आएगी। और बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं। तो ये सारे स्टूडेंट्स को स्क्रैच से प्रिपरेशन कैसी करनी है, कैसे उनको सीजी व्यापम जेई को टारगेट करना है, कैसे उनको सीजीपीएससी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज को टारगेट करना है या एसएससी जेई को टारगेट करना है, इन सब के बारे में थोड़ा सा आप अपना गाइडेंस देंगे या अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सर, सबसे पहला क्वेश्चन मैं यही स्टार्ट करता हूँ आपसे कि आप पहले अपने बारे में बताइए और उसके बाद फिर हम 1 by 1 क्वेश्चंस जो हैं वो स्टार्ट करेंगे जो जनरली स्टूडेंट्स पूछते हैं। संकल्प भाई, सबसे पहले धन्यवाद इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। मेरे तो भूल ही गया था मैं कि ये सब चीजें भी पास्ट में हुई है करके, और आप तो कुछ ज्यादा ही शिखर पे चढ़ा दिए। ऐसा नहीं है, नॉर्मल जब एल्गोरिदम सेट हो जाता है तो पेपर निकलते जाते हैं, मतलब वो एल्गोरिदम सेट होने की बात होती है, फिर उसके बाद नहीं होता कि कौन सा पेपर है क्या है। और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी बात होती है कि हर व्यक्ति का अपना एक खुद का सेटअप होना चाहिए। मतलब जब हम लोग शुरू में तैयारी को आते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई ये बता दे यार कि बस इतना पढ़ लेगा ना तो तेरा रैंक हो जाएगा। अगर कोई तुमको वो बता रहा है ना तो सबसे पहले तो उस बंदे से बात करना बंद कर दो, क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। मतलब तैयारी अपनी रास्ता खुद निकालना है, आप दूसरे के रास्ते से तो कभी, मतलब कोई ऐसा फॉर्मूला है ही नहीं कि ये पढ़ूंगा तो ये हो जाएगा और ये करूंगा तो। पढ़ना पूरा है और पूरा ईमान। एक बहुत बड़ी चीज है कि पढ़ना पूरा है, सिलेबस सबसे पहले समझना। सबसे बड़ी बात यह है कि सिलेबस क्या है उसको समझना बहुत जरूरी है। होता ही है कि हम इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहे होते हैं, अब पता चलता है कि जेई का एग्जाम नहीं निकल रहा है। उसमें यह नहीं है कि आपके नॉलेज की कमी है या टैलेंट की कमी, बात यह है कि सिलेबस ही नहीं पता है आपको। आप करे जा रहे हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जा रहे हो, और उधर वो एक एक लाइन के ऑब्जेक्टिव पूछेगा जो शायद आप ध्यान भी नहीं रखते हो। तो मेरा अप्रोच, जो कि मुझे भी लेटर ऑन ही समझ में, ऐसा नहीं मैं 2014 पास आउट हो गया था, ऐसा नहीं कि निकलते साथ मेरी पहली नौकरी लग गई और ये हो गया। पहले थोड़ा ईगो में लेते थे कि अरे ऐसा कैसे नहीं बनेगा क्वेश्चन, और कॉन्सेप्ट कैसे नहीं होंगे। तो दोनों ही अप्रोच फॉलो किया मैंने। और एक जो बहुत ही खराब सच्चाई है वो ये है कि रटना तो पड़ेगा, भले इंजीनियरिंग एनालिटिक्स और वो चीजें हैं, पर थोड़ा रटना पड़ता है बहुत सारी चीजों को। तो मैं जब अप्रोच थोड़ी चेंज किया कि रटना चालू किया कुछ चीजों को जो कि
कॉन्सेप्चुअल नहीं थी। जैसे कि आईएएस कोड थे, मुझे ऐसा लगता था कि यार आईएएस कोड को क्यों रटू यार, ये तो कभी भी अपन उठा के देख सकते, लेकिन सवाल तो उससे आते हैं ना। आपके हिसाब से तो दुनिया चल नहीं रही है, तो रटना पड़ेगा, और कॉन्सेप्ट जो है वो तो हमेशा याद रहेंगे। तो मेरा मतलब बिगिनर्स अप्रोच तो मैं यही बोलूंगा कि कॉन्सेप्ट इजी करते चलो, कॉन्सेप्ट समझते चलो, और फिर साथ में जो चीजें जिनको आपको मगअप करना है उनको भी करना पड़ेगा आपको। तो सर, और अभी जैसे कि अब हम लोग बात करें, अभी जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत क्वेश्चंस अभी ये आ रहे हैं कि सर अभी सीजी व्यापम जे की वैकेंसी आई है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप अभी जी जॉब में ज़्यादा रहते हैं, थोड़ा सा वर्कलोड आपको ज़्यादा रहता है, मार्च एंड है, आप हम भी समझते हैं। तो सीजी व्यापम सर पीएचई की वैकेंसी आई है, और जिसका कि पेपर अभी 27 अप्रैल को होने वाला है। और PWD-JEE जिसको आपने 5th रैंक आई थी जिसकी लास्ट बार 2019 में, उसकी 13 जुलाई को पेपर है, 20 जुलाई को WRD-JEE का पेपर है। और अब मैं आपको बता दूं, पैटर्न थोड़ा 100 क्वेश्चंस का हो गया है, जिसमें कि 75 आपके टेक्निकल रहते हैं और 25 नॉन टेक, जिसमें छत्तीसगढ़ जी के 15 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन आपका इंडिया जी के है, वो थोड़ा सा एफटी इस टाइप से। तो एक क्वेश्चन 1 मार्क का, नेगेटिव वही 0.25 है। तो स्टूडेंट्स को सर आप गाइड करिए कि जेई लेवल की प्रिपरेशन फ्रेशर को और एक्सपीरियंस होल्डर को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और ये बचे हुए दिन को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, जो पहले पढ़ चुके हैं उनको, और जो फ्रेशर हैं जो कि आने वाले एग्जाम्स में टारगेट करेंगे जेई को, उनको। थोड़ा ना मैं डिटेल में बताता हूँ इसको। जो मैं अप्रोच ट्राई करता था वो मैं बताऊंगा, आप अपने लिए अपने हिसाब से चीजों को मेंड कर सकते हैं, जो भी सुन रहे हैं या जो भी देख रहे हैं उनको। पहली बात तो ये जो एक्सपीरियंस्ड है, जो कि 2-3 साल से तैयारी करते आ रहे हैं या जिन्होंने एक बार पूरा सब्जेक्ट देखे हुए हैं, उनको मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप कोशिश ये करिए कि आपका पूरा सब्जेक्ट एक पेपर में आ जाए, और उन चीजों को लिखिए जो चीजें आपको भूलते हैं आप। मतलब ये नहीं कि फिर से शॉर्ट नोट्स बता रहे हैं और फिर वही वॉइड्स रेशियो, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम, यही होता है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, मतलब वही लिख दिए। अब वो चीज को लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि वो तो याद है आपको। अब मतलब नॉर्मल लोग यही करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो फिर से उन्हीं चीजों को लिखते हैं जो कि उनको याद है। तो वो चीज को मत लिखिए, जो चीजें याद है उसको मत लिखिए, उन चीजों को लिखिए जो भूलते जा रहे हो आप। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि उसमें वो सब क्वेश्चंस आते थे, मेरे को अच्छे से ध्यान नहीं आ रहा है कि ड्राई ऑफ ऑप्टिमम रहेगा तो अपन मतलब पेमेंट के लिए क्या यूज करेंगे, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट का बैठो, वो चीजों में लोग कंफ्यूज होते थे। आप उस चीज को लिखिए, वो 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। अगर आप अपने पूरे सब्जेक्ट को एक पेपर पे ले आ रहे हैं, तो आप ये समझिएगा कि आपका मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तैयारी बहुत दुरुस्त है। पेपर में जाके क्या होना है वो ना आप भी जानते हो ना कोई नहीं जानता। तो 12-13 जो भी सब्जेक्ट्स है उनको आप कोशिश करिए कि आप उनके एक ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाइए जो 12-13 पन्ने में बन जाए। दूसरी चीज आपको ये करना है कि आप जिस भी किताब से सॉल्व कर रहे हैं, जो भी किताब आप सॉल्व कर रहे हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर ईएस हो या प्रीवियस ईयर गेट्स हो या गुप्ता एंड गुप्ता हो या बहुत सारी जो भी किताबें आज मार्केट में अवेलेबल है, उनमें आपको जो सवाल आप बना रहे हैं, और आप अगर आपसे कुछ सवाल नहीं बन रहे हैं, आप उसको वहां पे तो राउंड कर लीजिए और उसको ना सामने इंडेक्स पे लिख लीजिए। मान लो आपको 12th चैप्टर का 13वां सवाल नहीं बन रहा है, तो आप इंडेक्स पे 12th चैप्टर का 13वें सवाल को लिख लीजिए, मतलब उसका नंबर डाल दीजिए। और ये जब आप करेंगे इन 10-15 दिनों में, तो ऐसा होगा कि आपके पास 100-150 ऐसे क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएंगे जिनको आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं या बना नहीं पाते हैं। और इन सब्जेक्ट्स को आप मान लो 25 अप्रैल को आपका एग्जाम है, आप 23 तारीख को सिर्फ इन क्वेश्चंस को देख के जाइए। इससे क्या होगा ना, आपको पता कुछ नहीं रहेगा उस क्वेश्चन के बारे में ना, आप कॉन्सेप्ट जानते रहोगे। लेकिन अगर वो सेम क्वेश्चन उठ के एग्जाम में आ गया तो आपका आंसर सही हो जाएगा। बाद में आपसे कोई ये नहीं पूछने वाला कि तुम उसका कॉन्सेप्ट जानते थे कि नहीं जानते थे। मेन क्या है कि उस जगह पे आपने स्कोर कर लिया उसको। और एक मैं बहुत ही बड़ा पैटर्न उस समय नोटिस करता था कि जो लास्ट 5 एग्जाम्स होते थे ना, गवर्नमेंट एग्जाम जो भी किसी भी स्टेट के, चाहे वो आंध्र प्रदेश पीएससी के हो या फिर उड़ीसा पीएससी के हो या जैसे दिल्ली मेट्रो का एग्जाम होगा, जो भी है उनके ना 4-5 पेपर बना के ना एक बार सॉल्व करिए। मुझे ऐसा लगता है कि ना कई बार वो एग्जैक्ट क्वेश्चन उठा के डाल देते हैं, मतलब दे डोंट इवन चेंज द ऑप्शन, वो सारी चीजें सेम टू सेम वैसी रहती है। होता क्या है ना इसमें कि इवन दो यू आर एबल टू सॉल्व इट,
पर वो आपका समय बच जाता है। जब आप एक क्वेश्चन जो पहले से देख के गए होते, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे वो कुछ हो, अगर आपको एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जाता है तो आपका क्या होता है, समय बच जाता है और कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाता है कि यार ये तो मेरे को फालतू में मिल गया, इसमें तो मेरा +1 ऐसे ही हो गया। तो आगे जो चीजें है ना, वो तो स्ट्रेस नहीं होता तो आप नर्वस नहीं होते तो आपको इजी, मतलब सारे सवाल इजी लगने लगते हैं। तो मतलब ये एक्सपीरियंस लोग जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बोलूंगा। फ्रेशर्स जो कि तुरंत कॉलेज से निकले हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा ये चीज होता है कि अगर उन्होंने 4 साल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, जो कि मैं 10-15% लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ, सब तो पढ़ नहीं पाते, हम भी नहीं पढ़ पाते थे कॉलेज में, तो उनके साथ सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर ये है ना कि उन्होंने अगर स्टैंडर्ड किताब, मैं अभी मुझे पता नहीं कि लोग कितना स्टैंडर्ड बुक से पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड बुक से अगर वो पढ़ रहे हैं तो आप लोग नोटिस करोगे कि स्टैंडर्ड बुक्स के पीछे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिखे होते हैं। जो तैयारी कर रहे हैं या जो उनको भी पता, उन लोग को भी वो क्वेश्चंस देखने चाहिए। आप उन क्वेश्चंस को लगा के जाइए, मैं गारंटी देता हूँ उन क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और वो एग्जाम्स में आते हैं। तो मतलब फ्रेशर्स को तो मैं यही बोलना चाहूंगा, 20-25 दिन में क्या कर सकता है आदमी, लेकिन अगर वो उसने इंजीनियरिंग अच्छे से की है तो उसको बहुत फायदा मिलेगा अगर वो ऑब्जेक्टिव, लेकिन उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ऑब्जेक्टिव्स की, कि 25 दिन में अगर वो ऑब्जेक्टिव्स इतने लगा लेता है कि दिन भर में 100-150 क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो आते आते हमारे करीब 3200-4000 क्वेश्चन हम लगा लेते हैं। तो 4000 क्वेश्चन से क्या है, मसल मेमोरी ये हो जाती है कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में एकदम हड़बड़ाहट नहीं होती, अरे ये क्या आ गया ऐसा करके, तो चीजें थोड़ी सॉर्ट आउट हो जाती है। क्योंकि जेई में सर ये देखें कि डेटा वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, कोडल प्रोविजंस बहुत आते हैं, तो गेट जिससे बहुत अलग एग्ज़ाम है गेट ईएस से, तो इसीलिए स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कतें आ रही थी कि सर कैसे याद करना है, कुछ नए टॉपिक्स भी हैं, कुछ पीएचई के टॉपिक्स हैं, कुछ मैनुअल गवर्नमेंट की मैनुअल डाल दिया है, तो ये सारे डेटा वगैरह को अभी टाइम भी कम है, तो बच्चे को वही थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रही थी, थोड़ा सा नर्वस हो रहे थे कि कैसे सर क्या होगा, किस टाइप से। देखिए जो कोडल, हाँ यही लास्ट के जो दिन रहते थे तब आप क्या अप्रोच करते थे, किस तरीके से आप तैयारी करते थे, ये भी उनको जानना था। मेरा तो जो वो 12-13 पन्ना बना हुआ था, वो जिनको मैं बार बार बोलता, और वो ऐसा नहीं है कि मैंने प्रिपरेशन में सिर्फ एक बार बनाया है, मैं हर एग्जाम के लिए, क्योंकि एक बार बनाने के बाद वो चीजें भी याद हो जाती थी। मतलब आपने किसी को लिख लिया तो वो 50% आपके दिमाग में आ जाएगा। तो होते ये गया कि बहुत सारी चीजें याद ही रहने लग गई। मुझे ऐसा लगता है कि आप सिर्फ पढ़ के याद नहीं कर सकते, आपको लिखना पड़ेगा। तो कोडल प्रोविजंस जो है ना, उनको तो आपको रिलेट करके याद करना पड़ेगा, थोड़ा इमेजिन करके कि लैप लेंथ अगर इतना है तो टेंशन में 33.5 या मतलब उसमें उसको किसी से रिलेट करके आपको याद करना पड़ेगा, और स्प्लाइस लेंथ कितनी होती है। और मोस्टली जो कोडल प्रोविजंस पूछे भी जाते हैं वो बहुत बेसिक है, मतलब जैसे कॉलम्स में कितने नंबर ऑफ मिनिमम बार्स होने चाहिए, 6 बार, टेंशन रिइंफोर्समेंट 0.04 बिट, मतलब ये एकदम बेसिक चीज है, इनको तो आप पढ़ ही लो। मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चंस तो सारे लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन सिलेक्शन उन क्वेश्चन से होता है जो सारे लोग सॉल्व नहीं करते। तो ये सारी चीजें तो आपको आनी, अगर आप इसमें गलती कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि सिलेक्शन तो छोड़ो, मतलब होना ही नहीं है। तो ये तो हमको मतलब मेरा जो लास्ट मोमेंट का अप्रोच रहता था ना, वो ये रहता था कि थोड़ा सा मैं नर्वस तो हो जाता था, मतलब स्ट्रेस ले लेता था बहुत, लेकिन मेरा ना लास्ट मोमेंट का अप्रोच यही रहता था कि मैं सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ता था, और वो जो क्वेश्चंस मुझे जो परेशान करते थे उनको मैं रट कर चला जाता था, क्योंकि एग्जाम में मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसको सॉल्व करूं और वो करूं। और कोडल प्रोविजंस तो लिख के याद हो जाएंगे, 100% याद हो जाएंगे, मतलब लिखने से बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती है, लिख के पढ़ने से उनको याद होगा, चाहे वो कोडल प्रोविजंस स्टील से रिलेटेड हो या आरसीसी से रिलेटेड हो। अब पीएचई का जो आप मैनुअल वगैरह बोल रहे हैं, वो ऐसा है कि वो सारे लोगों के लिए एलियन होगा, क्योंकि हम उसको पढ़ते नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अगर अपन उसको रॉ वाटर और वेस्ट वाटर के जो अपन इंजीनियरिंग से अगर अपन रिलेट करेंगे तो वो वही सारी चीजें होंगी। मुझे ऐसा लगता है कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मोर और लेस वो उससे ज्यादा कि मतलब परमिसिबल लिमिट क्या है, एक्सेप्टेबल लिमिट क्या है, उससे ज्यादा बाहर से वो क्या पूछेंगे। मतलब प्रोफेसर्स भी तो डिपार्टमेंट के लोगों थोड़े ना एग्जाम सेट करेंगे, वो तो प्रोफेसर्स ही करेंगे, तो वो तो मतलब जो थ्योरेटिकली जो चीजें हो रही है उन्हीं को ही पूछेंगे, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है सर,
तो आपने जो पहला क्वेश्चन था स्टूडेंट्स का जो डाउट था जेई को लेके, सीजीबीएफएम जेई को लेके, तो वो फ्रेशर्स और जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं उनके लिए पूरा आपने बहुत जो अपना एक्सपीरियंस वो पूरा बताया। अब सर जो नेक्स्ट एग्ज़ाम पे हम लोग चलते हैं, जो कि इससे हायर लेवल की एग्ज़ाम होती है जेई के ऊपर, जो ए की जो जिस पोजीशन में आप है भी हैं, जितने हमारी ऑडियंस है, जितने स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं बता दूं कि सर अभी असिस्टेंट इंजीनियर हैं छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। सर अभी उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि कौन से डिपार्टमेंट में है, कहाँ पे है, क्या है, कैसा है, पर्क्स क्या है, सब चीज़ें बताएंगे। तो सर जब आपने स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज भी निकाला, रैंक 1 थी उसमें आपकी, और साथ ही साथ आपने सीएसईबी में आपकी रैंक 4 थी। तो जो फ्रेशर्स हैं, या अभी तो सभी के लिए क्योंकि अभी वैकेंसी नहीं आई है, तो अभी क्या अप्रोच होना चाहिए और उसके लिए नॉन टेक और टेक की तैयारी कैसे होनी चाहिए, इस पर थोड़ा सा गाइडेंस दीजिए। जो असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम होता है वो हम लोग के समय 2015 में जब सबसे पहली बार हुआ, तो उसमें बहुत लोगों को ये समझ में आया कि वो कितने पानी में है, क्योंकि ऐसा हुआ था कि छत्तीसगढ़ में लगभग 40 पोस्ट थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या से कम भी रही होगी, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ 9 लोगों का हुआ था। तो मतलब एग्जाम टफ नहीं था, मतलब वो पेपर ऐसा था कि एग्जाम मतलब क्वेश्चन टफ थे, सब चीज था, लेकिन उसका कट ऑफ क्राइटेरिया ही इतना ज्यादा था कि सरकार को फिर रिलैक्सेशन देना पड़ गया कि अब इसमें कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं रहेंगे करके। तो उस समय मेरे को थोड़ा ईगो हर्ट हुआ, मेरे को लगा यार मतलब कि 40 पोस्ट में अपन एग्जाम भी नहीं निकाल पाए, और हम लोग सोचते हैं कि ये ऐसी तैयारी करेंगे वैसी तैयारी करेंगे। उसके बाद मैंने अप्रोच थोड़ा चेंज किया, मैं थोड़ा कंसेप्चुअली पढ़ता था सारी चीजों को कि कॉन्सेप्ट से ही होगा नहीं। उसके बाद मैंने थोड़ी चीजों को रटना चालू किया कि हाँ मतलब कुछ तो रटना पड़ेगा, ये मतलब बड़ा दुर्भाग्य है कि कुछ चीजों को हमको रटते हुए चलना पड़ेगा। और मैं बहुत बड़ी एक गलती ये करता था कि मैं वन लाइनर्स क्वेश्चंस को ज्यादा सॉल्व नहीं करता था। मुझे ऐसा लगता था कि न्यूमेरिकल्स से ही मतलब मेरा उस समय थिंकिंग ये थी कि बहुत सारे लोग न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो मैं अगर न्यूमेरिकल्स में एज अपना रख लूंगा तो कहीं ना कहीं, क्योंकि रिलेटिव है ना कंपटीशन, आपको 99 ला रहे हैं लेकिन आपसे 5 लोग 99.5 ले आ रहे हैं, इवन दो यू आर परफॉर्मिंग गुड बट 4 पीपल आर अहेड ऑफ यू, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होना है। तो आपको रिलेटिवली पढ़ाई करनी है कि आपको बाकी लोगों से आगे रहना है। तो उस वजह से मुझे ऐसा लगता था कि न्यूमेरिकल से एज ज्यादा मिलेगा, लेकिन ये समझ में आया कि आपको बड़े सब्जेक्ट्स को 4 दिन का टाइम देना है। मतलब मैं जिस मतलब अगर आप आज से स्क्रैच से तैयारी चालू करते हैं, मान लीजिए 1 साल बाद अगर एग्जाम आता है, तो सबसे पहले तो आपको ना थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़नी है, सिलेबस निकालिए, एक एक चीज को देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है। अगर उसमें लिखा हुआ है इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, तो इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल को पूरा पढ़िए, उससे रिलेटेड एक तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए, उससे रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने से ये होगा कि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। आप एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं, उसमें आप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को क्रैक कर लेते हैं। आप जैसे उठा के किसी चीज को अगर आप डिराइव ही कर रहे हैं, किसी भी चीज का फॉर्मूला, तो उससे आपको ये होता है कि आपको शुरू से बेसिक से स्टार्ट करना पड़ता है, और जब आप फॉर्मूले तक पहुंचते तो फॉर्मूला तो आपको याद हो ही रहा है, लेकिन उस पूरे डेरिवेशन में आप जो चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कॉन्स्टेंट्स यूज कर रहे हैं, मतलब जिन लोग थोड़ी तैयारी कर रहे हैं उन लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो आपको एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते हैं, तो आप उनको करिए और बनाते चलिए, क्वेश्चंस बनाते चलिए। थ्योरी एक बार पढ़िए, क्वेश्चंस बनाते चलिए, और आपको सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो, आपको नहीं पसंद आ रहा है वो, आपको बिल्कुल नहीं, तो भी आपको उसको पढ़ना है। आप रट लो। टनल इंजीनियरिंग से इट इज अ पार्ट, वो आएगा ही आएगा। पढ़ने में बोरिंग है, कोई पढ़ाता भी नहीं ना, आपको यूट्यूब वगैरह में भी ज्यादा लोग नहीं दिखेंगे, तो ध्यान भी नहीं दे, लेकिन क्वेश्चंस तो आते हैं एक दोस्त के भी, तो आपको उसको रट लो। आप वो हार्बर इंजीनियरिंग के 1-2 क्वेश्चन, मैं तो ये करता था कि वो टनल, हार्बर, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग का एक पेपर बना लिया था, उसमें से मुझे ऐसा लगता था कि उस पेपर से ही मैंने देखे हैं कि 3-4 साल वही क्वेश्चंस आते थे। तो आपको वो क्वेश्चंस को उठा के वो करना है, तो पूरा सिलेबस पढ़ना है। सिलेबस पढ़ना सबसे बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको एग्जाम का पैटर्न समझना है कि वो कितने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछ रहा है। और एक एकदम इंपॉर्टेंट चीज ये बता रहा हूं कि मुझे ऐसा जो फील होता था
वो ये लगता था कि क्वेश्चंस बनाने से ज्यादा आपको क्वेश्चंस छोड़ना सीखने आना चाहिए, ये बहुत ज्यादा ना सही ईगो में नहीं लेना है, ज्यादा क्योंकि ईगो में नहीं लेना है क्या रे। सही बात बोल रहे हैं आप, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स को मैंने देखा हूँ कि कई बार कुछ ऐसा स्ट्रक्चर का कोई टफ क्वेश्चन आ गया, नहीं आ रही है मेरे से, बनेगा ही हाँ, बनेगा, वो टाइम बनेगा नहीं वेस्ट बहुत बनेगा। करते हैं। इट टेक्स योर टाइम, और इट टेक्स मतलब यहाँ टोल, मेंटल उसमें टोल ले लेता है वो। उससे होता ही है ना कि जो आगे जो आसान सवाल है ना वो भी नहीं लगते फिर। वो मतलब वो एकदम लोड नहीं लेना है ना, नहीं बन रहे नहीं बन रहे, आगे बढ़ो आगे बढ़ो मतलब। और एग्जाम का पैटर्न में तो अगर अपन आगे बात करेंगे तो एग्जाम सॉल्व करते समय क्या करना चाहिए वो बताऊंगा मैं। तो मैं मेरा ये बोलना है कि पूरा सब्जेक्ट पढ़िए, स्टैंडर्ड बुक्स उठाइए, प्रीवियस ईयर ईएस सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर गेट सॉल्व करिए, वन लाइनर सॉल्व करिए। चाहे आप किसी भी किताब से कर रहे हो, गुप्ता गुप्ता से कर रहे हो, चाहे अरिहंत से कर रहे हो, या कोई गेट वालों के लिए तो मैं बोलता हूँ कि अरिहंत बहुत अच्छी मतलब रिकमेंडेड बुक है, चाहे किसी से भी कर रहे हो, लेकिन वन लाइनर्स क्वेश्चन सॉल्व करिए। जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उनको लिख के रख लीजिए, जो याद चीजें याद नहीं हो रही उसको लिख के रख लीजिए। शुरू शुरू में आप देखेंगे कि आप जब शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आपको अपने ऊपर शर्म आएगी कि अरे शॉर्ट नोट्स ये तो लॉन्ग नोट ही हो गया करके, इतना तो पूरा वापस ही थ्योरी लिख लिए क्योंकि सारी चीजें इंपॉर्टेंट लगेगी। बट लेटर ऑन बार बार उसको रिवाइज करने से आपको समझ में आएगा कि चीजें रटते जा रहे हो आप। आपको याद हो गया वॉइड्स रेशियो क्या होता है, आपको पोरोसिटी याद हो गया, आपको दोनों के बीच का रिलेशन याद हो जाएगा। तो मतलब विद टाइम सारी चीजें, और 1 साल देना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोग अगर इंजीनियरिंग ढंग से नहीं किए हैं उसके बाद अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनको 1 साल तो देना पड़ेगा, पूरे सारे सब्जेक्ट्स को देना पड़ेगा। और मतलब पढ़ाई ही मुझे ऐसा लगता है कि सारे कामों में सबसे आसान काम है। ये बहुत सही बात कहीं बोले आप। सुना था मैं, हाँ, ये बहुत सही बात बोले। मतलब हाँ, कोई भी चीज आप प्रैक्टिस करोगे, आप गिटार बजाना सीख रहे हो, आप डांस करना सीख रहे हो, लोग 8-8 10-10 घंटे करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोई भी एक प्रोडक्टिविटी ऐप है, क्लॉकवर्क टोमेटो है, जो प्रोमोडोरो टेक्निक होता है, उसमें आप अगर ऑन करके बैठेंगे कैमरा, मतलब सॉरी टाइमर, और आप देखेंगे कि जितने देर आप वॉशरूम जा रहे हो, फिर खाना खा रहे हो, फिर उसके बाद किसी का मैसेज चेक कर रहे हो, तो उस टाइमर में देखेंगे ना, तो मैं देखता था मैं दिन में 6 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं सुबह 10 बजे से बैठा हूँ, रात का 8 बज गया, लेकिन वो होता नहीं था उतना। वो मैक्सिमम 6 घंटे से ज्यादा मैं कभी पढ़ ही नहीं पाया। मतलब चाहे मैं अगर सुबह 6 बजे से उठ गया हूँ, वो होता है आप नाश्ता करने उठोगे ही, आपको घर में कोई बुलाएगा तो आप जाओगे ही, आप फोन उठाओगे ही। तो पढ़ाई से आसान तो मुझे नहीं लगता कि कुछ है। आप कुछ और काम करके देखो, कुछ भी करके देखो, तो आपको लगेगा कि दैट विल टेक मोर प्रैक्टिस। पढ़ाई थोड़ा आसान है, बोरिंग है लेकिन आसान है। क्योंकि ये बात सर और बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, जैसे आपने आर्स वाली बात जो बोले कि स्टूडेंट्स जनरली उस पर ध्यान देते हैं। जब भी टॉपर से बात करो कि अरे सर ने हाँ, कितने घंटे पढ़े, 10 घंटे पढ़े, कई लोग ऐसा बोल भी जाते हैं कि अरे हमने 10 घंटे पढ़े, 12 घंटे पढ़े। मगर वही मैं स्टूडेंट्स बोलता हूँ कि प्रैक्टिकली आप ऑप्टिमम कितना, सही ढंग से कितने आर पढ़े वो मैटर कर जाता है। एग्जैक्टली। और एक चीज और है कि पढ़ते पढ़ते ना बोर भी लगने लगता है। तो बोरिंग का ना एक वो है कि आप ना बोर होने पे ना वो सब्जेक्ट्स उठाइए जिनसे आपको थोड़ा इंटरेस्ट आता है। अच्छा, एक चीज और है, एक टेक्निक होती है जिसमें ना क्या होता है कि आप जो सब्जेक्ट शुरू में पढ़े हुआ से कर्व ना ऐसे नीचे गिरते जाता है, तो होता ही है कि आपको वो भूल जाते हो। आप जो आज आप पढ़े वो कौन से डे में जाके भूलते हैं मेरे को याद नहीं। मैं बहुत पहले उसको देखा था किसी यूट्यूब वीडियो वगैरह में, मेरे को बहुत अच्छी चीज हाँ, लगी थी। 21 या शायद 27 फोर्टी दिन से, में। हाँ, 27 दिन नहीं के 21 बाद। दिन में तो चीजें रिपीटेटिव हो जाती है, 27 दिन या 28 दिन में आप चीजें भूल जाते हो, तो उसको उस दिन वापस रिवाइज करो। फिर वो आप उसको 27 दिन नहीं, फिर आपको शायद उसको आप 20 दिन में भूलोगे, तो फिर 20 दिन में रिवाइज करो। तो थ्योरेटिकली बोलना बहुत आसान है, प्रैक्टिकली अगर इसको कोई अचीव कर पा रहा है तो वेल एंड गुड। एक चीज और, कंसिस्टेंसी। 2016 में जब सिलेक्शन नहीं हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का या किसी का, 2016 31 दिसंबर 2016 में उसका रिजल्ट आया था। ये जो दोबारा एसईएस हुआ था, हाँ, 2016 वाला एसईएस, 2016 में। तो मुझे याद है न्यू ईयर के एक दिन पहले था। हाँ, 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 तो बहुत अच्छे से याद है। तो मैं 2017 में हर एक दिन पढ़ाई किया हूँ, मतलब एक भी दिन नहीं छोड़ा है मैंने कि मैं 1 घंटे भी पढ़ाऊंगा ना। कई दिन होता है ना कि अरे यार आज मन ही नहीं, इच्छा ही नहीं हो रही, क्या पढ़े क्या करें। तो 2017 में मैं हर दिन पढ़ाई किया। उसके बाद भी असिस्टेंट इंजीनियर एनवायरमेंट आया था 2017 दिसंबर में ही एग्जाम हुआ था उसका, हाँ, हाँ, हाँ। एनवायरमेंट बोर्ड। तो उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था मेरा,
56 नंबर आया था शायद 100 में से, और 30 या 24 रैंक थे। तो बोला ना, रैंक से क्या होता है, 24 रैंक था और उसके 6 महीने बाद पहला रैंक आ गया। वही पढ़ाई थी ना, वही तैयारी थी, सारी चीज वही थी, तो लेकिन ये जैसे आप कंसिस्टेंसी। अपने फेलियर से भी सीखे सर, मतलब जैसे जनरली बहुत लोग, आपका भी जैसा आप बता रहे हैं उससे यही लग रहा है कि स्टार्टिंग में आपने भी हर्डल्स को या अपने फेलियर को किस तरीके से उससे सीखे आपने, और उसको उन मिस्टेक्स को आप फिर सुधारे, या फिर वो चीज़ करते आ रहे थे, हैबिट बन गई थी और फिर आपको रिजल्ट मिला ही मिला, मतलब इस मिला तरीके ही से मिला, हुआ। पता चल गया था मेरे को कि सिलेक्शन होने वाला है करके। मतलब जब एग्जाम दे के निकला था ना, तो वो एक फ्रेंड है मेरा, उसको मोनिश, उसको मैं बोला कि इस बार पहला रैंक है करके, तो वो मुझे बोला कि अबे कैसा बोल रहा है। बोला नहीं नहीं नहीं, लग रहा है इस बार कि हो जाएगा। मतलब इतना श्योर था मैं कि, मतलब क्योंकि ना सारे सवाल ऐसे दिमाग के सामने घूम रहे थे, अरे ये तो गुप्ता एंड गुप्ता का सवाल है, अरे ये तो ईएस प्रीवियस ईयर्स का, मतलब उस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका था कि समझ में आने लग गया था, अरे इसको सीजी व्यापम तो बी को सही आंसर लेता है, सी को गलत लेता है, आंसर सी सही है। मतलब वो उतनी तैयारी हो गई थी, तो समझ आ गया था कि इस बार हो जाएगा सिलेक्शन करके। और एक चीज और है कि पढ़ाई के दौरान ना कोई ऐसा फ्रेंड जो मिल जाए ना, जो कि साथ में लाइक माइंडेड हो और उतने ही कैलिबर से तैयारी कर रहा है, तो वो मतलब गजब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है उससे। मतलब अकेले में मजा नहीं आता। क्या होता है, थोड़ी कंपटीशन एग्जाम तो कंपटीशन की भावना भी हो जाती है, और अगर आपसे कोई ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है तो आप कोशिश करते हो कि उससे कैचअप करो। कोई अगर नीचे हो रहा है तो उसको अपलिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। तो साथ में किसी के मिल के तैयारी करने से बहुत फायदा होता है, फायदा बहुत होता है। मतलब मैं पर्सनली ये चीज फील किया। मतलब एक पॉजिटिव अप्रोच हो जाती है फिर आपकी, मतलब आप मोटिवेटेड रहते हैं और इजीली उसको कर सकते हैं। यस मतलब बट डिपेंड्स ऑन एटीट्यूड। अगर आप उसको नेगेटिव वे में जाएंगे कि वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसका ज्यादा अच्छा रैंक ला रहा है, तो आप उसको शेयर, तो मेरे हिसाब से अपने आप को थोड़ा सा अपने स्किन में कंफर्टेबल रहना जरूरी है कि होगा, एक दिन होगा, जो जो लगा है उसका होगा, ये तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। होता उसका नहीं जो छोड़ देता है बीच में। वो एग्जाम अगर जो कंसिस्टेंसी अगर लूज किया ना, वो दिक्कत होगी। उस समय जब दिल्ली, ठीक है ठीक है ना, बोलिए आप फिर। नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब लोग तैयारी करने निकलते हैं तो बहुत सारे लोग रहते हैं कि 24 लोग हैं, 25 लोग हैं। एक क्लासरूम जो मतलब अपन इंजीनियरिंग में 60 लोगों का बैच है, उसमें 25, धीरे धीरे आप देखते हो कि लोग छोड़ते चलते हैं, मतलब बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट, बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन। लेकिन जो जो लगे थे, मुझे ऐसा लगा कि वो लोगों का हो गया। तो कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा एक फैक्टर है। और पेशेंस भी, कहीं सर हम लोग बोलें कि पेशेंस भी गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम से बहुत मैटर करता है। आपका भी बहुत सा देख के कोई। पेशेंस तो बहुत ज्यादा है। पेशेंस तो ऐसा है कि लेकिन ऑप्शन नहीं है ना, लूजर्स कांट बी चूजर वाली बात है कि कैसे, मतलब आपके पास क्या ऑप्शन है पेशेंस नहीं रखने के अलावा, और क्या कर लोगे, ऐसा वाला है ना। तो अगर जिसके पास ऑप्शन था वो छोड़ के चला गया, इसलिए उसका हुआ नहीं। ये वाली बात भी है ना। सही बात बोल तो ऑप्शन ही नहीं है तो क्या करें। जैसे सर स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस में एक और क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स का, क्योंकि पैटर्न हम लोग जानते ही हैं कि पार्ट ए जो आपका रहता है वो नॉन टेक्निकल रहता है, जिसमें कि 150 क्वेश्चन में आपका 50 इंडिया जीके, 50 छत्तीसगढ़ और 50 एप्टीट्यूड रीजनिंग। ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है कि स्टूडेंट्स जनरली जो इंजीनियर्स हैं, क्योंकि 4 साल आपने इंजीनियरिंग पढ़े, टेक्निकल पढ़े, जो आपका पेपर भी है, मतलब पार्ट 2 है जो कि 150 क्वेश्चन टेक्निकल है, वहाँ पे स्टूडेंट्स अच्छा कर भी लेंगे। मगर जो नॉन टेक्निकल है, तो एप्टीट्यूड रीजनिंग हो गया, या छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ जीके हो गया, या इंडिया जीके हो गया, इन सेक्टर्स की प्रिपरेशन आपने कैसे किए, और मतलब क्या अप्रोच रखे उसके लिए, वो भी थोड़ा सा आप फ्रेशर्स जो स्टूडेंट्स उनको बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं ना एक चीज में बहुत लकी रहा कि मैं जो आपका एप्टीट्यूड और रीजनिंग पार्ट है, मैं क्या है ना, जब मैं कॉलेज में था और स्कूल में था ना, तो मैं 8th 9th के बच्चों को ना मैथ्स पढ़ाता था, क्योंकि थोड़ा सा टीचिंग मेरा पैशन है, मेरे को अच्छा लगता है पढ़ाना हमेशा से। तो उसमें क्या होता था ना कि वो जो डिस्टेंस और स्पीड और ये वाले फिजिक्स के जो फॉर्मूलेज अपन लोग नॉर्मली एप्टीट्यूड में यूज करते हैं, ज्योमेट्री, ये सब चीजें ना मेरी उस समय से ओके थी। तो मैंने एप्टीट्यूड और रीजनिंग की ना कभी तैयारी नहीं करी।
तो और ये था कि वो मतलब उसमें मेरे जो एसएससी भी जो मेरा निकलता था ना, वो एप्टीट्यूड रीजनिंग की वजह से वो 50 में मेरे 49-48 ऐसे नंबर आ जाते थे। तो होता ये था कि वो सॉर्टेड हो जाती थी बाकी सारी चीजें। अब टेक्निकल 100 में उस समय शायद 200 मार्क्स का होता था, 50 का इंग्लिश होता था, 50 का शायद एप्टीट्यूड रीजनिंग होता था। ये इंग्लिश नहीं है, एसएससी नहीं जेई का बोल रहे हैं एसएससी, आप? 50 एसएससी इंडिया जेई जीके और 50 रीजनिंग अभी भी वैसे ही है, और 100 टेक्निकल। तो वैसा ही है ना। हाँ, और 100 टेक्निकल। तो टेक्निकल में क्या है ना कि 50-60 क्वेश्चन आप ओके कर लो, 50-55। एप्टीट्यूड रीजनिंग ऐसा था मेरा 50 में मेरा 45 के ऊपर आना ही आना है, मतलब मैं मुझे पता था, गारंटी है। तो वो क्या 90-95 आप पहुंच ही जाते हो। फिर उसके बाद इंडिया जी के 10-15 भी आप सॉल्व कर लो तो 107-110 कट ऑफ जाती थी उस समय। अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ईएस वाले ही फोड़ते हैं, वो भी एसएससी जेई भी जो ईएस की तैयारी कर रहे हैं, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया। तो उस समय जब मेरा पहली बार सिलेक्शन हुआ तो 107 या 108 कट ऑफ गया था, तो वो निकल गया। फिर जेई प्रीलिम्स निकला तो मेरे को ऐसा लगा, अरे यार ये तो फोड़ दिया अपन, मतलब प्रीलिम्स ही निकल गया। फिर मेंस में मेरे को पता था कि मेरी राइटिंग स्किल्स थोड़ी अच्छी है तो निकाल ही लूंगा। तो एप्टीट्यूड रीजनिंग का मैं ज्यादा गाइड नहीं कर पाऊंगा। मैं सिर्फ एक ही किताब सॉल्व किया हूँ आज तक एप्टीट्यूड रीजनिंग की, वो नेम सिंह सर थे, एक रायपुर एनआईटी से ही पास आउट है, उनकी एक किताब है, सिर्फ वो पढ़ा हूं मैं, उसके अलावा नहीं पढ़ा। छत्तीसगढ़ जीके तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब सीजीजीएस है वो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है अगर आप उसको उस दृष्टिकोण से पढ़ें कि आप उसी जगह पे रहते हैं, आप उस जगह पे बिलोंग करते हैं और आप अपने प्रदेश के बारे में जानना चाहते हैं। आप एग्जाम निकालने के दृष्टिकोण से उसे मत पढ़िए। हम बेसिकली जो दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर जो मैदानी क्षेत्र के लोग हैं, हमको लगता है कि छत्तीसगढ़ बस इतना ही है, पर छत्तीसगढ़ इसके अलावा जो बाकी जगह है वो छत्तीसगढ़ है। ये तो हम बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो चुके हैं मेन स्ट्रीम से, लेकिन जब आप जानेंगे कि जो हमारे नीचे के ट्राइब्स हैं, जो हमारे पहाड़ी कोरवा, इनके बारे में जब पढ़ो आपको बहुत मजा आएगा। इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ो। आप अपनी मतलब अपनी भूमि के बारे में अगर आप इंटरेस्ट से पढ़े, मतलब एग्जाम निकालने के पर्पज से उसको मत पढ़िए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप उसको जानने के पर्पज से पढ़िए कि छत्तीसगढ़ का मैप बना लीजिए, उसमें सारे जिलों को मार्क कर लीजिए, उन जिलों की स्पेशलिटी वो करिए, और मतलब वहां पे कौन से ट्राइब रहते हैं। हमारा मतलब मेन धरोहर है ट्राइब्स, वो हमारे सबसे ज्यादा सवाल भी उन्हीं से आते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो, उनके बारे में पढ़ना और सारी चीजें, मतलब आपको चीजें अपने आप याद होते जाएंगी। आप मतलब संकल्प भाई आप भी मतलब समझ रहे होगे ना, क्योंकि आप जानते हो कि वो बहुत इंटरेस्टिंग है वो पूरा पार्ट। ट्राइब्स ले लो, चाहे वो अपना हिस्ट्री ले लो, ज्योग्राफी, ड्रेनेज सिस्टम ले लो आप, महानदी, शिवनाथ, और 4-5 ड्रेनेज सिस्टम है हमारे। नर्मदा का है थोड़ा सा पार्ट है ना, नीचे इंद्रावती बेसिन है। इंद्रावती बेसिन पे तो मैं नौकरी किया हूँ, तो वहां पे जब मैं पढ़ के पूरा छत्तीसगढ़ गया, और इंद्रावती, हाँ, जब सेंट्रल वाटर कमीशन में था तो इंद्रावती बेसिन की मेरे को एक एक चीजें पता थी कि यहाँ पे ये नदी आके मिल रही है, ये हो रहा है, कालाहंडी से निकल रही है, ओरिजिन है। मतलब मजा आता है, मतलब छत्तीसगढ़ पढ़ना अपने आप में मतलब। और जब इंटरव्यू हुआ पीएससी का तो पिस्दा साहब थे चेयर उस समय बोर्ड में, तो वो मेरे से पूछे कि कहाँ से हो, तो मैं बोला सर दुर्ग से हूँ करके। तो बोले यार दुर्ग से मैं अगर रायपुर आता हूँ तुम्हारे साथ कार में बैठ के, तो तुम मेरे को क्या क्या चीजें दिखाओगे और क्या क्या बताओ। मतलब बहुत अच्छा इंटरव्यू था उनके साथ। तो मैत्री बाग जो अपना जू है उसके बारे में बताया मैंने उनको, देव बड़ौदा शरोदा में जो महादेव मंदिर है, और ये सारी चीजें। तो मतलब आपको इंटरेस्ट उसमें लेंगे ना तो आपको छत्तीसगढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़ ही है जो आपको एज दिलाएगा कंपेयर टू स्टूडेंट्स हु आर कमिंग फ्रॉम अदर स्टेट, क्योंकि वो लोगों का माथा घूम जाता है वो छत्तीसगढ़ के बारे में जब सुनते हैं, अरे यार ये है, ये क्या भाषा है, ये क्या, इन लोग क्या पढ़ रहे हैं, उन लोग के पल्ले नहीं पड़ती वो सब चीजें। तो आपके पल्ले वो पड़ेगी क्योंकि आप वहीं रह रहे हैं, तो उसको आप पढ़िए। इकोनॉमिक सर्वे को पढ़िए छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, और उसको जानने के पर्पज से पढ़िए कि क्या हो रहा है, क्यों, कितना धान हो रहा है, इकोनॉमिक सर्वे में और क्या क्या चीजें हैं। पिछले साल के सवालों को देखिए, इकोनॉमिक सर्वे से कहाँ पे वो पूछता है। छत्तीसगढ़ के एक एक जिले के बारे में अच्छे से जानिए कि वो क्या, मतलब छत्तीसगढ़ आपका ऐसा हो जाएगा ना कि आपको इतना इंटरेस्ट आने लगेगा कि उसके सारे सवाल आप आराम से कवर कर लोगे। इंडिया जो पार्ट, पंचायती राज हो गया, पंचायती राज थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है ना कि डिफिकल्ट है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि वो कॉन्सेप्ट किसी अच्छे व्यक्ति से जिसका खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इतने सारे टीचर्स हो चुके हैं और इतने सारे लोग हैं ना,
जो कि सिर्फ ये बताए जा रहे हैं कि ये सवाल आता है, ये सवाल आता है, इसको रट लो। नहीं, पंचायती राज कॉन्सेप्ट है, उसको वही व्यक्ति बता सकता है जिसको खुद को डाउट ना हो। मतलब आप पढ़ाओगे किसी चीज को तभी ना जब आपको खुद को डाउट ना हो। आपको खुद को डाउट है तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो वो हो गया। तो ये सब टॉपिक्स है। और इंडिया जो है वो बहुत बड़ा वृहद है, उस पे मुझे ऐसा लगता है कि आप सरफेस लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, बेसिक चीजों को पढ़ रहे हैं, और बेसिक आपकी किस्मत अच्छी है तो उससे सवाल आ जाएंगे, उससे सवाल लग जाएंगे। हाँ, लेकिन अपने यहाँ एक पैटर्न है छत्तीसगढ़ में, जो सीजी पीएससी के जो स्टेट सर्विस एग्जाम होता है, उनके सवालों को आप लगाइए प्रीवियस ईयर के, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लगाइए, आपको इंडिया के बहुत सारे सवाल उसी से उठा के मिल जाते हैं। और थोड़े थोड़े उसको, कॉन्स्टिट्यूशन को आप पढ़ लीजिए, इंडिया ज्योग्राफी पढ़ लीजिए। और कई लोगों का तो मैंने पढ़ाने का पैटर्न भी देखा है कि वो सिर्फ वो प्रीवियस ईयर के सवालों को पढ़ा देते हैं, तो वो पढ़ लीजिए। आपको हिस्ट्री हमारे यहाँ मिडेवल बहुत पूछती है, जबकि इंडिया के एग्जाम्स में ये नहीं होता। वो मॉडर्न हिस्ट्री पे ज्यादा जोर देते हैं इंडिया एग्जाम, लेकिन हमारे यहाँ जो इंडियन हिस्ट्री में भी मिडेवल से ज्यादा क्वेश्चन आते थे, मिडीवल से। तो वो सारी चीजों पे मतलब जोर देने पे, डेटा पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है यहाँ पे। जैसे सेंट्रल की देखें हम लोग, वहाँ पे कॉन्सेप्चुअल रहता है, यहाँ डेटा, इकोनॉमिक्स, डेटा बहुत बहुत बहुत। तो बहुत अच्छे विस्तार से बताया सर आपने कि नॉन टेक की तैयारी कैसे करनी है। तो आई होप जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोग को ये डाउट पूरा क्लियर हो गया होगा कि नॉन टेक की कैसे तैयारी करना और टेक की तैयारी करना है। अब एक और सर कैरियर अपॉर्चुनिटी जो स्टूडेंट्स के लिए है कि सेंट्रल लेवल की जैसे एग्जाम्स होती हैं, जैसे अभी आरआरबी जेई का क्रेज़ है, जैसे एसएससी जेई का क्रेज़ है, तो एसएससी जेई का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसके बारे में आप पूरा विस्तार से बताइएगा कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं एसएससी जेई में। तो अभी जैसे आपके समय में जो पेपर 2 होता था वो सब्जेक्टिव होता था, कन्वेंशनल होता था। अब जो हो गया है वो ऑब्जेक्टिव हो गया, और कट ऑफ भी वैसे ही जा रहे हैं। मतलब इस बार 500 में 400 प्लस गया है मार्क्स, 425, 430 इस प्रकार से गया है मार्क्स। तो प्रीलिम्स का भी मार्क्स काउंट होता है और मेंस का तो मार्क्स काउंट होता ही है। प्रीलिम्स का वही पैटर्न है, और मेंस का भी जो है पैटर्न वो भी 200 क्वेश्चन है, प्योर टेक्निकल, बस ऑब्जेक्टिव हो गया, बस इतना हुआ है, बाकी डिपार्टमेंट वही है। तो इसके बारे में जो फ्रेशर्स हैं हमारे, जो इस साल टारगेट करेंगे एसएससी जेई को, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा सर उसको गाइडेंस कर। एसएससी जेई देखिए, एग्जाम का जो पैटर्न है ना, वो फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सारे सिलेबस कवर करते चल रहे हैं ना, तो सवाल तो घूम फिर के वही आने हैं, वो उसी टाइप के लगने हैं। एसएससी जेई में ये है कि जो मतलब आप लाइफ से क्या चाहते हैं वो डिपेंड करता है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब अगर चाह रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सॉर्टेड है हर चीजों में। सेंट्रल गवर्नमेंट में ये है कि 3 साल में आपके ट्रांसफर होने हैं, वो आपको 3 साल अच्छी सिटी में रखेगी डिपेंडिंग अपॉन द डिपार्टमेंट, 3 साल वो आपको टीयर 2 में रखेगी, 3 साल आपको वो टीयर 3 में रखेगी अगर आप जेई बन के जाओगे तो। जो 3-4 मुख्य विभाग है, जैसे कि सीपीडब्ल्यूडी है, एकदम टॉप नॉच डिपार्टमेंट है वो। उसके बाद आपका मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, फिर सेंट्रल वाटर कमीशन, और एक है जो बहुत ही खतरा विभाग है, वो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। खतरा डिपेंड करेगा कि कौन कैसा लाइफ से क्या चाह रहा है। तो मतलब जो सीपीडब्ल्यूडी वगैरह है उसमें प्रमोशन के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि सैचुरेट हो चुका है वो पूरा। वहां पे मतलब ग्रेडेशन इतना ज्यादा पहुंच चुका है कि लोग जेई से, वहां पे एक और वैकेंसी होती है, एई बोलते हैं वहां पे। जैसे हमारे यहाँ जो एई है ना, वहां के AEE के इक्विवेलेंट है, असिस्टेंट टू द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बोलते हैं वो लोग, जो कि ईएस से डायरेक्ट रिक्रूट होकर जाते हैं, वो लोग AEE होते हैं। वो ही सेम हम लोग एई रहते हैं यहाँ पे, लेकिन वहां पे AEE और जेई के बीच भी एक कड़ी है जिसको एई बोलते हैं वो लोग। हमारा जो पे स्केल होता है यहाँ पे सीजी गवर्नमेंट में, वो इक्विवेलेंट टू AEE रहता है वहां के। और वहां पे जो एई होता है ना, वो प्रमोटी पोस्ट है, वो जेई ही एई बनता है। तो वो जो जेई एई बनता है, जैसे अपने यहाँ जेई का 35,400 है बेसिक, और अपने यहाँ एई का 56,100 है, वहां पे भी एई का AEE का 56,100 है, लेकिन उसके बीच में एक 44,900 का ग्रेड पे होता है जो कि एई बोलता है। वो ग्रुप बी गेजेटेड पोस्ट होती है। तो आपको AEE बनने में तो आप समझो कि आप 15-16 साल लग जाएंगे। सीपीडब्ल्यूडी वगैरह प्रमोशन के चांसेस बहुत कम है, लेकिन
बहुत बड़ा विभाग है। CPWD बहुत काम है उसमें, सीखने को बहुत है। सेंट्रल वाटर कमीशन इंडियन गवर्नमेंट का ऑब्जर्वेटरी बॉडी है, वो सिर्फ ऑब्जर्वेशंस, और जो हम हाइड्रोलॉजी पढ़े हैं उसका आपको एप्लीकेशन देखना है तो वो सबसे अच्छा डिपार्टमेंट सेंट्रल वाटर कमीशन है। वहाँ करंट मीटर होता है आपके पास, वहाँ आपको नदी का डिस्चार्ज लिया जाता है, जो सुबह 8 बजे हम लोग लेते थे जब वहाँ पे थे। और वहाँ पे आपको आपकी सोशल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि आपको टाइम बहुत मिलेगा, आपके जॉब के अलावा आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं रहेगा, थोड़ा रिलैक्स है सारी चीजें। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज है कि थोड़ी खाना बदोश और वो सारी आपको कैंट एरिया वगैरह में रहना रहता है, लेकिन यह है कि पोस्टिंग हर 3 साल में चेंज होते रहती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको मैं यही बोलूंगा कि मतलब आपको लाइफ से क्या चाहिए आप ये देखिए। मैं किसी भी चीज को ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये ऐसा है ये खराब है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है कई लोगों को यही चाहिए, हो सकता है कई लोगों को ये चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट की 90% लोग तो मैं ये देखा हूँ जो ये बोलते हैं कि स्टेट में जॉब लग जाए भले कोई भी हो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में थोड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, फेस करने होते हैं, और वो आपको होम कैडर मिल गया तो आपको ऐसा है कि बहुत किस्मत वाली बात है कि आपको छत्तीसगढ़ ही में ही पोस्टिंग मिल जाए या कुछ हो जाए। तो ये एसएससी जेई के बारे में सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया। अभी हम लोग सर कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। उससे पहले सर एक गेट के बारे में भी अगर थोड़ा बहुत हम लोग, क्योंकि गेट से भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं बट कम है सिविल डिपार्टमेंट में, ये तो हम लोग जानते हैं। तो उसके जो स्टूडेंट्स उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि आपने भी गेट की प्रिपरेशन की थी, ग्रेड को भी आपने क्रैक किया है, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत आप बता सकेंगे सर? गेट तो ऐसा एग्जाम है कि वो आपका ईगो हर्ट करेगा। आप पूरी तैयारी करके जाओगे, आपको लगेगा कि इस बार तो 2 डिजिट रैंक है या सिंगल डिजिट रैंक है, और गेट आपके कॉन्सेप्ट्स का भी टेस्ट ले लेगा और पेशेंस सब चीज वो कर सकता है। गेट बहुत ही अच्छा एग्जाम है इंडिया का, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपको अपना अहम तोड़ना है और ईगो तोड़ना है तो आप तैयारी करो और गेट दे दो, आपको समझ में आ जाएगा आप कितने पानी में हो। मतलब वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल, उस एग्जाम को वही आदमी निकाल सकता है जिसके कॉन्सेप्ट बहुत तेज है, जो माइंड से बहुत रिलैक्स्ड है, काम है। आईक्यू तो हाँ ठीक बोल रहे हैं आप, आईक्यू, पर मैं ये बोलूंगा कि जो अपने माइंड को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकता है ना, जो मतलब इमोशंस में गिव अवे नहीं करता कि उसमें क्या न्यूमेरिकल वैल्यू इनपुट्स है, आप आंसर आ रहा है आपका कि +-2 आ रहा है आंसर आपका रूट में, आपका पहला जो वो रहता है वायर्ड, हम लोग ऐसे कि आप +2 ही आप प्लस लगाते ही नहीं, आप 2 लिख देते हैं। वो एक्सपेक्ट आपसे करता है कि +-2 हो, भले आपका नेगेटिव नहीं होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, लेकिन आपका पॉजिटिव भी तो नहीं हो रहा है उसमें। तो गेट मतलब आपको आने के बावजूद आप चीजों को गलत करेंगे गेट में। मैं लिख के दे सकता हूँ, मैं जब लास्ट टाइम मैंने गेट दिया 2016 के बाद मैं नहीं दिया, नहीं 2017 के बाद, तो मुझे 88 से 90 मार्क्स के पूरे सवाल आते थे। मुझे लगा कि इस बार हो गया, इस बार मतलब आ रहा है 2 डिजिट रैंक है, इस बार मैं फोड़ ही दूंगा करके। मुझे 90 मार्क्स के पूरे सवाल आते थे, मेरे को अभी भी मैं इतना श्योर हूँ। पर वो जो वही +-2 में जो गड़बड़े हुई, एक क्वेश्चन था जिसमें माइनस लेके सॉल्व करना था और प्लस लेके दोनों सॉल्व करना था, उसमें से जो लोअर वैल्यू आई थी उसको डालना था। तो माइनस वाली वैल्यू तो लोअर ही रहेगी, लेकिन -23 और +19 में दिमाग क्लिक क्या हो जाता है, 19 छोटा है 23 से, ऐसा कुछ था उसमें। तो आप वो क्लिक करते हो, और गेट उसको भी ऑप्शन रखता है ना, इसीलिए तो वो सबसे अच्छा एग्जाम बोलता हूँ मैं, कि वो आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो उसको भी ऑप्शन रखा होगा। तो वो जहाँ +2 होना था वहां हो गया -0.66 से करते करते वो 90 से लेके 63 आया। मेरा रैंक आया कुछ 1200 या पता नहीं याद, 1200 या 1300 ही था। फिर मैं गेट देना शुरू, फिर मैं मतलब गेट में अपॉर्चुनिटीज तो ये है कि अगर आप गेट क्रैक करते हैं, तो अभी मेरे जैसे कुछ फ्रेंड्स हैं जो गेट के थ्रू मतलब अच्छे जगह PSU में है, और ये है तो मतलब स्ट्रगल तो सब जगह है। ऐसा नहीं कि गेट है कर लिया है तो वो 5 घंटे नौकरी कर रहा है बाकी चिल कर रहा है, ऐसा तो नहीं है। वो भी परेशान है, हम भी परेशान है। वो मतलब आप क्या चाह रहे हो लाइफ से, वो वाली बात है। मतलब DPCL में जिन लोग, IOCL में जिन लोग हैं, थोड़ा मतलब ठीक है, सैलरी वाइज सब चीज अच्छा हो जाता है, लेकिन PSUs थोड़ा सा आपको टोल ले लेती है आपके कामों में। PSU में काम बहुत अच्छा होता है। गेट के थ्रू वही है, और गेट के थ्रू आप MTech वगैरह में भी जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग मैं
मेरा एक फ्रेंड था, मतलब मैकेनिकल में था, वो गेट उसका रैंक बहुत अच्छा आया था, वो फिर आईआईटी हैदराबाद से एमटेक किया, अभी वो आरएनडी में है वहाँ पे मारुति में, तो बहुत अच्छा है उसका भी, मतलब लाइफ अच्छी चल रही है। तो गेट अच्छा है, अगर आपका रैंक आ जाता है तो आप आगे परस्यू कर देते। मैं तो ये बोलूंगा कि हायर स्टडीज परस्यू कर लो उसके बाद, अगर आप वो करते हैं। ठीक ठीक, बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया। अब एक सर बस एक लास्ट सवाल पे चलते हैं, क्योंकि मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा। मेन सर आपके थोड़ा डिपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं, मतलब सी एस ई बी, छत्तीसगढ़ स्टेट इंजीनियरिंग, छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये भी बहुत लोगों को डाउट था, क्वेश्चन आता है कि आपने स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस, मतलब जो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन आपको मिला था, तो उसको छोड़ के आप स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आए, तो यहाँ पे क्या पर्क्स हैं, यहाँ क्या फैसिलिटी है, यहाँ क्या प्रमोशन है, और एक मतलब यही सारी चीज़ें डाउट्स, क्योंकि वो कमेंट सेक्शन में देखना बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे कि सर को अभी कितनी सैलरी मिल रही है, भले आप मत बताइए वो सब चीज़ें, बट फैसिलिटीज़ क्या है जो स्टूडेंट्स को एक मोटिवेशन मिले कि प्रमोशन लेवल पे या जो अलाउंस वगैरह हैं इसके। हाँ देखिए, जब मैं सेंट्रल वाटर कमीशन में था तो मेरे ख्याल से 25 या 26 जनवरी या 27 जनवरी को मैं दुर्ग आया हुआ था छुट्टी में। 3 फरवरी को पीडब्ल्यूडी का पेपर था, जेई का। तो मेरा एक फ्रेंड ही था वो, फिर वो मेरे को बोला, मैं बोला यार नहीं देता यार ये एग्जाम, क्या करूंगा ये एग्जाम दे के कर, इंटरव्यू तो आ ही गया है, कॉल इंटरव्यू कॉल तो आ ही जाएगा, जितने लोग से नंबर पूछ रहा हूँ एससीएस में सब बोल रहे हैं कि पीछे ही है करके। मेरा ख्याल शायद 400 नंबर था और बाकी लोग का नहीं आ रहा था उतना नंबर, एक ही किसी बंदे का था, कोई याद नहीं आ रहा मेरे को उसका नाम। तो मेरे को ऐसा लगा कि 10 फरवरी को इंटरव्यू देना है, और उस समय अपन एकदम श्योर थे कि अरे सिलेक्शन तो हो ही जाएगा ऐसा। लेकिन वो मेरे को बोला यार तेरा अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो तू क्या करेगा, सीडब्ल्यूसी में ही रहेगा क्या करके, तू पीडब्ल्यूडी जेई दे दे। तो वो मेंटेलिटी उस समय ये थी कि सीडब्ल्यूसी से बाहर निकलना है एनी हाउ, क्योंकि मैं पोस्टेड था दंतेवाड़ा में, और दंतेवाड़ा से भी अंदर बहुत ही रिमोट जगह थी, वहां पोस्टेड था, जो कि जहां पे ना पानी बिजली मेडिकल कोई मतलब नहीं था। ऑप्टिमम लेवल ऑफ एडजस्टमेंट आप मेक कर सकते हो, वहां पे कोई एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा था, कि मतलब एडजस्ट ही नहीं कर पा रहा था मैं, इतनी कठिन नौकरी हो चुकी थी। जैसे तैसे जगदलपुर मेरा ट्रांसफर किया उन्होंने, तो जगदलपुर में थोड़ा ठीक लगता था। तो पहला जो माइंड का सेटअप था वो ये था कि यहां से निकलना है। तो सीएसईबी तो मेरे उस समय जहन में था भी नहीं कि मैं सीएसईबी ज्वाइन करूंगा। मैं 10 फरवरी को इंटरव्यू दिया, 11 फरवरी को रिजल्ट आया। यही था कि अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन जाना है, और थोड़ा मतलब कि उसमें पंचायत भी था और अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन था। मैं हुआ ये कि सीडब्ल्यूसी में रहते रहते पहले पोस्टिंग सीएसईबी की आ गई, और सीएसईबी की जो पहली पोस्टिंग आ गई मुझे, उस समय सीएसईबी का भी रिजल्ट आ गया, तो उसमें भी फिर रैंक आ गया। तो अब मेरे को थोड़ा सा वो होने लगा कौतूहल कि अरे यार सीएसईबी जाया जाए कि यूएडी जाया जाए, ये है दोनों है। फिर मतलब ये समझ में आया कि ज्यादा बेटर, और वो मतलब बेटर तो क्या बोलूंगा मैं, फिर वही एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या चाहिए लाइफ से, वो वाली बात है कि आप थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस चाह रहे हैं, कि आप मतलब यूएडी डायरेक्टली रिलेटेड टू आपका पब्लिक सर्विसेज और ये सब सारी चीजों में। हम लोग फिर भी सीएसईबी में सिविल इंजीनियर काम कर रहे हैं, जो कि पेरेंट डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल है। तो वो सारी चीजें खैर मेरे को उस समय समझ नहीं आती थी कि ये क्या बात है। मेरे को ऐसा लगता था कि पहली फुर्सत में सीडब्ल्यूसी छोड़ो और निकलो जहां पोस्टिंग मिल रही है। लेकिन इसलिए मैं सबसे पहले छोड़ा, और सीए, और इसके 1.5 से 2 महीने बाद इसकी पोस्टिंग आई यूएडी की। वो भी मेरे को रायपुर में ही पोस्टिंग मिली जॉइंट डायरेक्टर के ऑफिस में। लेकिन यहाँ पे जब मैं आया, यहाँ का वर्क कल्चर देखा, तो मेरे को लगा कि नहीं क्या है, सीएसईबी में जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो सेम टू सेम सेंट्रल गवर्नमेंट के जैसा है। अच्छा। सेम मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉलो करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डीए बढ़ाया, हमारे यहाँ डीए बढ़ जाता है। मतलब जो चीजें वहां पे लागू होती है सेम हमारे यहाँ भी लागू होती है। हमारे यहाँ 8th पे कमीशन, 7th पे कमीशन के हिसाब से एचआरए वगैरह और ये सारी चीजें मिलती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट में थोड़ा सा डिले होती है चीजों में। तो वो सारे पर्क्स हैं। और अब हमारे यहाँ क्या है, थोड़ा स्ट्रक्चर कंपनी ओरिएंटेड है। मतलब हम लोग पीएसयू ही है जिसका 100% स्टेक सीजी गवर्नमेंट के पास है।
मतलब हम लोग पब्लिक सेक्टर ही है, तो वो वर्क कल्चर में बहुत वो फर्क दिखता है। तो इसलिए ये ज्वाइन कर लिया। फिर उसके बाद कभी ऐसा बहुत लोगों ने बोला कि वो ज्यादा अच्छा डिपार्टमेंट था ये। अब जो हो गया वो हो गया, अब उसमें पीछे पलट के जा नहीं सकते। तो इसलिए मैं यहीं सेटल हो गया, मुझे यहाँ ज्यादा अच्छा लगने लगा। फिर रायपुर पोस्टिंग भी हो गई हेडक्वार्टर, तो यहाँ पे चैलेंजेस वैसे ही थे, काम अच्छा था, तो यहाँ मैं जाने लगा। फिर वो ज्यादा मतलब उतना थॉट नहीं दिया मैंने कि वहाँ क्यों नहीं ज्वाइन किया या क्यों नहीं किया। वो जहाँ किस्मत जहाँ ले जाए उसको, ऐसी वाली बात है। तो अभी सर सीएसईबी में आप मतलब किस उसमें, जैसे 3 कुछ है ना उसमें सर, ट्रांसमिशन, हाँ, तो उसमें हमारे यहाँ कंपनी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि हमारे यहाँ 3 कंपनीज है। एक पावर जनरेशन कंपनी है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, और पावर ट्रांसमिशन कंपनी है। पावर जनरेशन कंपनी के मोस्टली लोग पोस्टेड है मड़वा में और कोरबा में, और दे बेसिकली डील विथ प्लांट्स या कॉलोनी है उनकी जो मेंटेनेंस है, फ्लाई ऐश का यूटिलाइजेशन, ऐसे करके उनके 3-4 डिपार्टमेंट है। बड़ा बड़ा विभाग है वो सिविल के लिए भी बहुत बड़ा विभाग है, क्योंकि वहां पे 3-4 सिविल के अलग अलग प्रोजेक्ट्स के डिपार्टमेंट है। और वो है वो बेसिकली आपको कन्फाइंड हो जाओगे आप वहां पे कि आपको मड़वा या फिर कोरबा में ही आपको ज्यादातर पोस्टिंग होगी आपकी। उसके बाद हमारा ट्रांसमिशन का एक डिपार्टमेंट है। ट्रांसमिशन डिपार्टमेंट जो है वो वहां से जो पावर जनरेट होता है उसको 400 केवी लाइंस और 220 केवी लाइंस में लाते हुए, वो हमारे यहाँ जो छोटे सब स्टेशन आप देखते हैं जो 33/11 केवी के सब स्टेशन है, वहां पे लेके आते हैं उनको। और उसके बाद जो काम चालू होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन का चालू होता है, जो आपके घर तक कनेक्शन आता है, बिजली बिल वसूलने से लेके आपके घर बिजली सप्लाई से लेके बिजली सप्लाई को दुरुस्त करना, ये सारा काम हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन से होता है। मैं डिस्ट्रीब्यूशन विंग में ही हूँ, और हम लोग 3311 केवी जो सब स्टेशन है उनका मेंटेनेंस देखते हैं। उसके साथ में जितने ऑफिसेस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के हैं उसका मेंटेनेंस हम लोग देखते हैं। साथ ही नए आने वाले ऑफिसेस का कंस्ट्रक्शन है, वहां से रिलेटेड और सिविल वर्क्स है, रोड बनना है, और जो भी हम लोग माइनर सिविल वर्क्स देखते हैं जो हो सकते हैं, वो सारे काम हम लोग करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। मतलब एक तो सबसे पहले कि आपने अपना कीमती समय निकाल के, अब आपसे बात करो तो ऐसा लग रहा है कि ये सेशन चलते ही रहे, कंटिन्यू रहे, और बहुत सारा आपका जो एक्सपीरियंस है वो स्टूडेंट्स को मिलते ही रहे। तो क्योंकि समय भी अब आपका कल से ऑफिस रहेगा, तो वो समय को देख के कोई डाउट्स भी अगर स्टूडेंट्स, हाँ जो भी स्टूडेंट्स हैं पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। बाकी अपन लोग फिर सेशन को सर इसको एंड करेंगे। तो सर आपने अपना कीमती समय निकाला और इतना अच्छा गाइडेंस, मतलब पूरा आपका जो एक्सपीरियंस है उसका पूरा निचोड़ आपने दिया। और आई होप कि इससे स्टूडेंट्स को बहुत, जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी है, बहुत उनको प्रॉपर गाइडेंस मिला होगा। क्योंकि जनरली सर हम लोग भी जब स्टूडेंट्स थे, जब आप स्टूडेंट्स थे, मैं स्टूडेंट था, तो हम लोग के पास गाइडेंस की कमी रहती थी। हमको पता नहीं रहता किस तरीके से छत्तीसगढ़ की एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना है। तो अब जितना अब ये डिजिटल चीज़ें हुई हैं, पढ़ाई जब से एडटेक वगैरह ये सब हुआ है, तो उससे स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा मिल रहा है। तो हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स कम्युनिटी को एक अच्छी एजुकेशन मिल सके मिनिमम कॉस्ट में। तो वही हमारी कोशिश है। और अभी हम लोग ने गेट एकेडमी में, मतलब मैंने छत्तीसगढ़ के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जितने हैं जेई के, सब मैंने यूट्यूब पे कराया हूँ। और अभी बहुत सारे नए नए टाइप के सेशंस हम लोग ला रहे हैं। तो अभी हम लोग का ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट मंथ, जो कि हम लोग PWD जेई और WRD जेई को हम लोग टारगेट करेंगे। तो वहाँ पे भी मैं चाहूँगा कि आप एक बार आके मोटिवेशन सेमिनार आप दें अपना गाइड के। तो सर एक क्वेश्चन विभास चौधरी का है, सर रिवीजन और टेस्ट लगाना कितना इम्पोर्टेंट होता है और कितने डेज में प्रिपरेशन हो सकती है? ये 2 क्वेश्चन है। देखो, रिवीजन और टेस्ट वाली जो बात है वो तो मैं आपको इजीली बता दूंगा कि टेस्ट तो आपका ऐसा है कि आपको अपने मसल मेमोरी में सेट करना है। मैं क्या करता था, एक टेस्ट बुक करके ऐप होता था उस समय, अभी वो है कि नहीं मेरे को पता नहीं, एग्जिस्ट करता है कि नहीं, है ना। तो वो ऐप का जो यूआई था मेरे को बहुत अच्छा लगता था। उसमें क्या है ना कि कहीं चाय पीने चले गया मैं, या कहीं नाश्ता कर रहा हूँ बैठ के, मैं थोड़ा ना रिलैक्स होके पढ़ता था हमेशा। मतलब ऐसा नहीं कि करना है एकदम, मतलब सुबह उठो, नाश्ता करता था, पहले जाता था, फिर उसके बाद आता था, फिर 1-1.5 घंटे पढ़ता था, फिर खाना खाओ, फिर 1-1.5 घंटे पढ़ो, फिर थोड़ा सो जाता था, फिर शाम को उठता था, चाय वाय पीता था। फिर जो मेरी आदत थी कि 7 से 9 में हमेशा दोस्तों के साथ बैठना, वो कर, मतलब वो मैंने उस सारी चीजों को अपने रूटीन में
तो टेक्स्ट बुक ऐप मेरे को बहुत हेल्प करता था। उसमें मैं क्या है ना, दिन भर क्वेश्चन सॉल्व करते रहता था, दिन भर सिर्फ मैं क्वेश्चन लगाते ही रहता था। मोबाइल देखने की आदत सबकी होती है, अभी हम लोग रील्स देखते रहते हैं, देखते 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 वो, उस समय मैं सिर्फ टेक्स्ट बुक यूज करता था। वो दिन भर मैं क्वेश्चन लगाते रहता था। रिवीजन क्या है ना, क्वेश्चन लगाने से रिवीजन अपने आप हो जाता है। आपको ऐसा नहीं कि रिवीजन के नाम पे 2 घंटा निकालना है कि उसके लिए फिर से उठा के बैठ गए सारे पोथी पुराण। तो क्वेश्चंस लगाने के लिए आपको क्वेश्चन लगाते जाओ, कोई भी ऐप हो, विच एवर ऐप वर्क्स फॉर यू, उसको करते जाओ और मतलब वो बहुत फायदा करेगा आपको। और दूसरा क्वेश्चन क्या था कि कितने दिन में प्रिपरेशन हो सकती है, बहुत ही सब्जेक्टिव है यार वो तो। किसी का 10 दिन में भी हो सकता है, किसी को उसका जमाना लग सकता है। वो मेरे को, मैं उसका जवाब तो नहीं दे पाऊंगा। तो ठीक है सर, इस सेशन को अपन लोग यहीं पे एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरी गेट एकेडमी की तरफ से और पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी की तरफ से। तो वी ऑल द बेस्ट आपको अपने फ्यूचर के लिए, जो भी आप आने वाले टाइम्स में जो भी आप चीज़ें अपने कैरियर में ग्रोथ करेंगे। तो थैंक यू सर, ये था हमारा सेशन आज का। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर। गुड नाइट, थैंक यू।